कैसे हो करण, ठीक हो? तो हम लोग मौर्य साम्राज्य का अध्ययन कर रहे थे, है ना? और अध्ययन जारी रहेगा आज भी। हम लोग पिछले क्लास में मौर्य काल में अब तक जो पढ़ चुके हैं उसमें एक तो स्रोत के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ लिया है। अभिलेख और साहित्यिक स्रोत दोनों का उल्लेख कर चुके हैं मौर्य काल में, है ना? और राजनीतिक घटनाक्रम पे कुछ बात कर रहे थे आपसे हम। और बातचीत के क्रम में आप सभी को ध्यान होगा तो हम लोगों ने वंशावली पे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बात की, बिंदुसार की बात की, और अशोक पे बातचीत हो चुकी थी प्रमुख बातें। एक बातें उसमें और ऐड करनी थी, वो धम्म की नीति के बारे में बताना था आपको, है ना? अशोक को भारतीय इतिहास में क्यों महानतम शासक कहते हैं या क्यों विलक्षण शासक कहते हैं, है ना? उससे संबंधित ही सारे आर्गुमेंट्स, सारे तर्क आपको दिए गए थे वहां पे, ठीक है? और उसी संदर्भ में जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको लिखाया था, जैसे अहिंसा के रास्ते पे चलना, प्रजा वत्सलता, कल्याणकारी कार्य, न्याय को मानवीय बनाने का प्रयास, धार्मिक सहिष्णुता की नीति, ऐसे करके हमने 6-7 पॉइंट्स आपको लिखवा दिए थे क्लास नोट्स के अंदर। उसमें जो आखिरी पॉइंट था कि आ, सबको एक दूसरे का सम्मान करते हुए साथ साथ जीना चाहिए, चलना चाहिए, है ना? अशोक के अभिलेखों में इसको धम्म कहा गया है, ठीक? तो लास्ट वाले पॉइंट का ही एक्सप्लेनेशन होगा धम्म। नोट करके लिखें आप सभी लोग जरा, लिख लेंगे आप नोट में, अशोक का धम्म। अशोक का धम्म, ठीक है? हमने पहले ही बताया था धम्म, वैसे संस्कृत में या हिंदी में इसको हम लोग धर्म कहते हैं, ठीक? इसके बारे में लिख लें आप, अशोक का धम्म। एक बार रुक जाइएगा, सभी ऑनलाइन बच्चों को जरा गुड आफ्टरनून कर दूं, और आपको भी मैं, सब लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, है ना? निशा, सुजीत भी है एक, कितना लिखा दिया, अभी स्टार्ट कर रहे हैं सुजीत हम, ठीक है? सभी को दोपहर का नमस्कार, है ना? आइए लिखें, अशोक का धम्म कोई धर्म न होकर, अशोक का धम्म कोई धर्म न होकर एक प्रकार की आचार संहिता थी। अशोक का धम्म कोई धर्म न होकर एक प्रकार की आचार संहिता थी, ठीक? एक प्रकार की आचार संहिता थी जिसमें जिसमें इस बात पर बल दिया गया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया, इस बात पर बल दिया गया कि व्यक्ति व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राज्य को कैसा आचरण करना चाहिए, समाज एवं राज्य को कैसा आचरण करना चाहिए। लिखें इसी में, क्या करना चाहिए, धम्म में लिखेंगे, क्या करना चाहिए। तो लिखें आप, अहिंसा, सत्य, दया, अहिंसा, सत्य, दया, सहिष्णुता, सहिष्णुता, सम्मान, ठीक है?
इत्यादि के रास्ते पर चलना चाहिए, इत्यादि के व्यक्ति हो, परिवार हो, राज्य हो, सबको अहिंसा के रास्ते पे, सत्य के रास्ते पे, दया के रास्ते पे, करुणा के रास्ते पे ऐसे चलना चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं अशोक जी जो हैं, कह रहे हैं कि भाई सबको इस पे चलिए आप। ठीक, इसी में लिखे क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध, घमंड, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या। ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, जो ईर्ष्या का भाव है, जेलस वाली जो फीलिंग है वो नहीं आनी चाहिए। मतलब कहता है कि सबको इस रास्ते पे चलेंगे तो समस्या ही नहीं होगी। ठीक, तो एक बहुत बेहतरीन बात है, जो शाश्वत बातें हैं, हर धर्म में सब बातें रहती हैं, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, तो ये खुद कह रहा है, अपने अभिलेख में कह रहा है व्यक्ति को ये सब आचरण में नहीं लाना चाहिए। एक और पॉइंट लिख लें आप, और समय समय पर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। समय समय पर व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। तो समय समय पे व्यक्ति को खुद देखते रहना चाहिए कि हम में कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन सी बुरी आदतें हैं, कैसे उसको हम दूर करें, है ना। तो अशोक की ना चर्चा धर्म के कारण भी बहुत होती है। एक शासक जो है, जैसे कुछ उपदेशक हो, कोई मतलब समाज सुधारक हो, कोई ऐसा काम कर रहा हो अशोक, है ना, तो ऐसे चर्चा हो जाती है अशोक की। पिछले क्लास वाली कड़ी में इसको जोड़ लीजिएगा आप, ठीक है, जहां हमने छोड़ा था आपको उससे आगे बात कर, तो नोट करके हमने धर्म को थोड़ा इसकी महत्वपूर्ण बातें बता दें। धर्म यानी इन बातों के प्रचार के लिए अशोक खुद यात्रा पे निकलता था। बस सुनना है, इसको लिखना नहीं है। धम्म यात्रा पे कहा जाता है, अशोक ने खुद अपने अभिलेख में कहा है, हमने 256 रातें धम्म यात्रा पे बिताई हैं। यानी एक बात और बताता है कि वो रात में निकला करता था अपने प्रजा का हालचाल जानने के लिए, कौन कितना पालन कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरा, बहुत सारे अभिलेखों को आपने देखा होगा ना, अलग अलग जगहों पे, जैसे आपको याद होगा 14 आदेश 8 स्थानों से मिले हैं, स्तंभ लेख। उन सब में क्या है, बेसिकली नीतियों का ही तो उल्लेख है एक तरह से, ताकि जो पढ़ लिख सकते हैं वो कम से कम पढ़ें कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी उनसे क्या चाहते हैं। धम्म महामात्र नामक अधिकारी का मैंने उल्लेख किया था जब मैं अभिलेख पढ़ा रहा था आपको। ठीक, धम्म महामात्र नामक अधिकारी लाता ही है इन बातों के प्रचार प्रसार, बताओ सबको। और वो कहता है कि सबके बीच में जाओ, बौद्धों के बीच में जाओ, जैनियों के बीच में जाओ, आजीविकों के बीच में जाओ, ब्राह्मण। ये नहीं कहता कि किसी एक धर्म का प्रचार, सबको जाके बताओ कि जीवन कैसे जीना है। जैसे कोई शासक ना हो, कोई उपदेशक हो, समाज सुधारक हो, ठीक है, कोई भिक्षु हो। एक इतिहासकार कहते भी हैं, शासक के वेश में ये भिक्षु ही तो था अशोक, जो मतलब इस तरह की बातें कर रहा था, बट पूरी राजकीय सुविधा से रहता था, वो ठाट बाट से रहता था, इसलिए कम से कम मैं तो भिक्षु नहीं कहूंगा इसको, है ना। मैं इन सब बातों को ऐसे देखता हूँ, एक शासक होकर जब इस तरह की बातें कर रहा है, इसका मतलब अशोक को लगता था कि समाज में डाइवर्सिटी बहुत है, शांति का दो ही उपाय है, एक तरफ कानून व्यवस्था मजबूत हो, दूसरा उपाय है कि लोग प्रेम से रहना सीखें। अशोक को इस बात की समझ थी कि लोग प्रेम से रहेंगे तो शासन में भी अस्थायित्व रहेगा, समाज में भी शांति रहेगी। मैं अशोक के इन सब कार्यों को ऐसे देखता हूं कि बहुत पहले अशोक ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिख दी थी। मैं इस तरह से मानता हूं अशोक की नीतियों को। अशोक ने उस समय बता दिया था भारत में कभी कोई संविधान बनेगा तो उसकी दिशा क्या होगी, भारत में किसी को शासन करना है तो किस तरीके से आपको शासन करना है, सबको लेकर चलना है। ठीक है, तो बाकी बहुत सारी बातें होती हैं सब्जेक्ट वगैरह में, है ना। तो धम्म की बातें हम लोगों ने यहाँ पे, तो अशोक की चर्चा, अशोक पे हो सकता है कभी मेंस में सवाल आ जाए, पूछ लेगा आपसे एक प्रशासक को क्या सीखना चाहिए। अशोक की नीतियां आपको लगता है आज की सीमा तक उपयोगी आपको लगती है अशोक की बहुत सारी नीतियां। तो मैंने जो सारे पॉइंट्स आपको लिखाए हैं उसी मकसद से लिखाए हैं
ठीक, पढ़ना है, समझना है आपको। बाकी आर एस शर्मा की किताब में 2 चैप्टर है, ठीक है, उसको वैसे विश्लेषण तो बड़ा अच्छा रहता ही है उसमें, वैसे भी आप क्लास नोट्स कमांड हो, पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा उसको आप, है ना। और इंफॉर्मेटिव तो हम कम से कम 3 गुना ज़्यादा क्लास नोट से अपना स्टडी मटेरियल जो आपको दिया गया उसमें, ठीक। बाकी हमने मेथड एक और बताया आपको कि आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस के थ्रू हमेशा धीरे धीरे इंफॉर्मेशन को गेन करना चाहिए। एक बेस जो मैं आपको देता हूं वो याद रखिए आप, उसके बाद केवल प्रैक्टिस के थ्रू आगे बढ़िए आप, ठीक है। अशोक के बाद जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया है ना, फिर बिंदुसार हो गया, फिर अशोक हो गया। अशोक के बाद जो शासन था वो कुणाल का शासन था। कहा जाता है कुणाल के शासन, अशोक का बेटा था कुणाल, शासन 2 भागों में बंट गया था। एक पाटलिपुत्र से शासन होता था और एक उज्जैन से शासन होता था। पाटलिपुत्र में दशरथ नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है जो कुणाल का बेटा हुआ, अशोक का पौत्र हो गया। और फिर यहाँ पे बृहद्रथ, ये अंतिम शासक है। बस इसको ऐसे ही कॉपी में लिख के छोड़ दीजिएगा आप, है ना। लिख लेंगे आप अशोक के पश्चात, लिख लेंगे कुणाल। अशोक के पश्चात किसका शासन रहा? कुणाल का शासन रहा। ठीक है। और उज्जैन में एक शासक था, उसका नाम था संप्रति, उसका उल्लेख मिलता है। संप्रति। अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद आप देख लेंगे दशरथ, फिर बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम शासक था, ठीक है। बृहद्रथ अंतिम शासक था। और इधर उज्जैन में संप्रति, संप्रति का नाम भी मैंने आपको लिखवाया था जब हम जैन धर्म की बात कर रहे थे आपसे, जैन धर्म के प्रमुख संरक्षक कौन कौन है, ठीक है, उसमें संप्रति का नाम लिखवाया था मैंने आपको, ठीक है। ये वंशावली हो गई। क्लैरिटी नहीं कब से कब तक इसका शासन, कब से कब तक, क्रम लिख के छोड़ दीजिए आप। राजनीतिक इतिहास में वंशावली हम पढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद आप लिखें मौर्यों का प्रशासन। ठीक है, मौर्यों का प्रशासन, क्लियर ना। जब हम प्रशासन पढ़ते हैं ना तो जैसे केंद्र एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी स्ट्रक्चर रख रहा हूं आपके सामने। केंद्र में ऑब्वियस है राजा की बात होती है, मंत्री परिषद की बात होती है, अधिकारी की चर्चा होगी, राजस्व की चर्चा होती है, ठीक है। इसमें देखेंगे आप सेना के बारे में, गुप्तचर प्रशासन के बारे में और न्याय के बारे में। ये एक मोटे तौर पे ना एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो अब अभी से लेके मतलब वैदिक काल में भी हमने स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, बट वहां बताया नहीं था मैंने आपको। मैंने कहा कुछ बताने के लिए हो तो फिर मैं आपको बताऊं। अभी के बाद से ये स्ट्रक्चर आपको मुगल काल तक हेल्प करेगा, ठीक। प्रशासन पढ़ना है किसी भी काल का हमें, केंद्रीय प्रशासन, तो राजा की जगह कभी सुल्तान हो जाएगा, कभी बादशाह हो जाएगा। मंत्रिपरिषद, कुछ मंत्रालयों का उल्लेख होगा, कुछ प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख, राजस्व, सेना, गुप्तचर और न्याय, ठीक है। जब भी केंद्रीय प्रशासन पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना है, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रशासन में ये। फिर इसके बाद हो जाता है प्रशासनिक विभाजन।
प्रशासनिक विभाजन में जितनी जानकारी है उस हिसाब से हम पढ़ते रहते हैं, उसमें कोई बहुत एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है प्रशासनिक विभाजन में, लेकिन हाँ यहाँ पे भी था। जैसे मान लो केंद्र है, सपोज दैट, है ना, केंद्र सरकार हो गई, ये भी लिखिएगा मत, तो केंद्र प्रांत में बढ़ जाएगा, प्रांत मंडल में बढ़ जाएगा, मंडल जिला में बढ़ जाएगा, ऐसे करके, है ना। ठीक है, ठीक है। केंद्र है तो फिर प्रांतों में बढ़ जाएगा शासन के लिए, कैसे आज प्रांतीय से, फिर कमिश्नरी बन जाएगा, मंडल हो जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये भी लिखिएगा मत, ये मैं लिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको, ठीक। तो एक होता है केंद्रीय ढांचा, दूसरा होता है प्रशासनिक विभाजन। यदि बहुत व्यवस्थित है, इन सब के बारे में भी कुछ कुछ जानकारी हमें यहाँ तो नहीं लेनी है हमें, लेकिन ये प्रशासन का पार्ट होता है। जब भी आप पढ़ेंगे, जैसे आप याद रखिएगा संस्कृति में हम क्या क्या शामिल करते हैं, ध्यान है ना सभी को। एक बार मैं सब दोहरा दूंगा इस वीक में, ठीक है। शनिवार को आपका टेस्ट होगा, आप टेस्ट लगभग 1.5 घंटे या 2 घंटे का होगा। 50 ऑब्जेक्टिव होंगे और 3 या 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक ही साथ दोनों होगा, ठीक। क्लियर ना, टाइम पहले से दे दिया गया, बता दिया गया, बस एक टॉपिक उसमें और ऐड कर रहे हैं, मौर्य काल पूरा रहेगा। अभी इसके बाद वाला तो मौर्य तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद वाला टॉपिक तो थोड़ी ऐड कर रहे हैं उसमें हम लोग। अब देखो पीछे तो आपने कितना बार रिवीजन कर लिया है ना, तो बचा क्या रिवीजन करने के लिए उसमें। कुछ नया चैलेंज होगा तो आप भी तो दबाव महसूस करोगे ना, कुछ करते हैं। फिर आपकी क्लासेस भी एक चल रही है, मतलब ऑनलाइन वाले बच्चों की तो बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करें। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी 2 क्लास है कि 4 क्लास है उनकी, मतलब। तो आप जैसे चला ना, तो इसको फिनिश ही कर देना, यहीं के यहीं कंप्लीट कर देना है क्लास नोट्स को साथ के साथ। जो लोग बाद में जान, मेरे ख्याल में आपने रिकॉर्डिंग क्लासेस तो देख ली होगी, है ना, जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं, जिनकी क्लासेस वगैरह रह गई, सब चेक मेरे ख्याल में कंप्लीट कर लेना चाहिए था उनको इस छुट्टियों में, है ना। 2 दिन की जो छुट्टी थी काफ़ी थी, एक दिन भी बैठेंगे तो 3-4 क्लास तो हो ही जाएगा, 3 क्लास कम से कम रिविजन करना है आपको जम के, है ना। तो आप मौर्य काल तक के लिए, पाषाण काल से लेके मौर्य काल तक के लिए आप कमर कस लीजिएगा। हवाई जहाज में यात्रा में हमेशा बोलता, पता क्या बोलता है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ठीक है, ठीक उड़ने के पहले, है ना। तो आप पहला 1 घंटा, हमने आज ही सुबह फाइनल हुआ है कि 1 घंटा हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को मिजाज देख के लग रहा है कि वो कर लेंगे। पहले था कि केवल ऑब्जेक्टिव लेंगे हम, फिर हुआ कि नहीं, अब 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दो 1 घंटे में, आराम से 40-45 मिनट में, फिर ब्रेक मिल जाएगा उनको। फिर उसके बाद हम 3 या 4 क्वेश्चन से सब्जेक्टिव में भी सीधे सवाल पूछेंगे, कॉपी से सवाल होंगे आपको, ताकि एक अच्छे तरीके से आपका ये हिस्सा कवर हो जाए। रिवीजन जितना कर लेंगे उतनी अच्छी बात है आपके लिए, ठीक। एक टेस्ट आपका और हो जाएगा जब कंप्लीट होगा, तो एंसेंट आपके उसमें रहेगा। जो मकसद है हमारा क्या है, याद करा देना, समझा देना, उस मकसद में हम सफल रहेंगे। हम आगे तो अभ्यास है आपको करना, करते रहना। प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमने समझा ही दिया, आप प्रैक्टिस करते जाना है। कभी पढ़ने की इच्छा हो तो रामचरण शर्मा की किताब, फैक्ट्स जानने की उत्सुकता मत रखिएगा, क्योंकि मैं बहुत फैक्ट्स लिखा देता हूं, आपको पता नहीं चलेगा। उसको याद रख लीजिए, बहुत है, रह जाए तो अभी। और फैक्ट्स को ना प्रैक्टिस के थ्रू ऐड ऑन करिएगा, जो हमने बताया था तरीका आपको 4 स्टेज का। इसलिए उत्सुकता मत रखिएगा, पढ़ने की उत्सुकता रख सकते हैं आप। 2 चैप्टर पढ़ के देखते हैं क्या क्या जानकारी मिलती है उसमें से, या एनसीईआरटी वाली किताब आप में से किसी ने पढ़ी, चलो कोई चैप्टर पढ़ के देखते हैं, ये वाला कर सकते हैं आप काम। एकदम से याद हो, आपको लग रहा कुछ नया जान पढ़ते हैं, तो हमेशा किताब के लिए जाइएगा, ठीक है, तथ्यों के लिए मत जाइएगा। वो केवल प्रैक्टिस करिएगा ना, अपने आप ठीक हो जाएगा। वो बचा खुचा जो हमने बोला था ना, जो अवशेष होते हैं सब उसी में आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो। आप आइए लिखें, आप शीर्षक देते हैं मौर्य प्रशासन में। मौर्य प्रशासन में पहला लिखें आप केंद्रीय प्रशासन, और इन सब के बारे में मैं 2-2 4-4 जानकारी आपको देता चला जाऊंगा। केंद्रीय प्रशासन, ठीक है। पहला लिखा ही हुआ है राजा, है ना, लिखें आप। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था।
ब्रैकेट में लिख लें आप सर्वे सर्वा। ठीक, सर्वे सर्वा कहने का मतलब हो गया न्याय का प्रमुख, गुप्तचर का प्रमुख, सेना का प्रमुख, सबका बॉस। मतलब आप सब में एक एक लाइन जोड़ देंगे तो 10 लाइन हो जाता है। ऑप्शनल वाले बच्चे यही सब काम करते हैं जब उनको लिखना होता है। कुछ तो बेचारे याद करते हैं, जिनके पास बुद्धि होती है बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। सबका प्रमुख किताबों में अब इसी को लिख के एक पेज में समझा देगा। बैठ के सोचेंगे हमने क्या पढ़ा, अच्छा राजा सबका प्रमुख था। ठीक, इसलिए हमने आपको समझा दिया कि सर्वे सर्वा होता था हर चीज का। राजतंत्रात्मक व्यवस्था है ना, तो राजा बॉस हो गया हर चीज का। इसी में लिखे कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं और उसमें राजा को केंद्र में रखा है। उसमें राजा को केंद्र में रखा है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, मित्र, कोश, बल। राजा, आमत्य, जनपद, दुर्ग, मित्र, कोश, बल। इस पे ना तो रिसर्च करिएगा ना इसको याद रखिएगा, ठीक है। बट एक बार इसलिए कॉपी में लिखवाया कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत, जैसे आज राज्य के 4 तत्व होते हैं, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान होगा 10वीं तक में भी। राज्य में 4 तत्व क्या क्या होते हैं आप देखेंगे। एक निश्चित जनसंख्या होती है, एक निश्चित भूभाग होता है, संप्रभुता होती है और सरकार होती है। उसको राज्य कहा जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य किसको कहते हैं, तो इन 4 तत्वों वालों को कहते हैं। तो जब रिसर्च वगैरह होता है तो नहीं, भारत में भी राज्य की अवधारणा थी, इन 7 को 4 बना दिया जाता है ऐसे करके। ये माना गया राज्य के 4 आवश्यक, राज्य बेहतर तरीके से काम करेगा। लेकिन जो एक्सिस से दूरी है, राजा, राजा हो गया, ये मंत्री और अधिकारी हो गए, ये भूभाग हो गया, सुरक्षा के लिए हो गया, ठीक है, ऐसे करके पैसा होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, पनिशमेंट देने का मतलब है ना, सब एबिलिटी होनी चाहिए, सरकार का ही सब अंग हो गया। तो इन 7 को चाहे तो 4 कर सकते हैं, 4 तत्व आज की तरह। कौटिल्य ने तब कहा है, इसको सप्तांग कहते हैं। तो चर्चा में आता रहता है कौटिल्य के बारे में, है ना, जब कभी पढ़ते हैं हम। मेन प्रशासन की जानकारी कौटिल्य ही दे रहा है, ठीक है। तो राजा सर्वे सर्वा और 7 अंग में राजा को उसने केंद्र में बताया है। यानी ये बताता है कि राजा कितना अहम। हमने क्या लिखवाया था आपको याद होगा, राजा के उत्तम चरित्र पर बल दिया है, राजा के प्रशिक्षण पे बल दिया, बहुत सारी बातें बताई हैं उसने। ठीक, हम तो बस स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हाँ, शासन का एक सिस्टम। ऋग्वैदिक काल में कहाँ कहानी शुरू हुई थी पता नहीं, उत्तर वैदिक काल में थोड़ा सिस्टम, बुद्ध काल में, मौर्य काल तक आते आते पूरा व्यवस्थित सिस्टम बन जाएगा। अगला पॉइंट लिखें, राजा को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद भी होती थी। मंत्री परिषद भी होती थी। इसी में लिखेंगे आप, मंत्रिणः नामक एक विशेष परिषद का उल्लेख कौटिल्य करता है। एक विशेष परिषद का उल्लेख कौटिल्य करता है। इसमें राजा के विश्वास पात्र लोग होते थे।
इसमें राजा के विश्वास पात्र लोग होते थे। ठीक है, राजा के विश्वास पात्र लोग होते। जैसे कोई भी शासन जब बड़ा एम्पायर होता है, जैसे भारत में बहुत देखो कितने सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कितना विशाल मंत्रालय है, तो हर एक निर्णय में तो सबसे तो मिलकर नहीं कर पाएंगे ना प्रधानमंत्री जी। तो खास लोगों की उनकी अपनी टीम होती है निर्णय लेने वाली, अनौपचारिक होती है। जब कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो ऑब्वियस है प्रधानमंत्री जी उसमें रहेंगे। ठीक, गृह मंत्री जी उसमें होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, विदेश मंत्री होंगे, वित्त मंत्री होंगे, मतलब औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, मतलब 4-5 लोग मंत्रणा हो गया। अब पूरे 72 लोगों को तो बुलाएंगे नहीं, आ जाओ पूरे 72 का 72 बैठो। कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा होती है। इसको ना किचन कैबिनेट कहते हैं आज की भाषा में, मतलब बहुत खास लोगों की एक टीम। क्योंकि प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा अधिकारी और सर्वाधिक सेना मौर्य काल में थे। अभी बातचीत करते करते आ जाएगा वो भी, है ना। पूरे प्राचीन भारत में जो जानकारी मिलती है ना, अधिकारियों की संख्या भी सर्वाधिक, सैनिकों की संख्या भी सर्वाधिक, मंत्रियों की संख्या भी सर्वाधिक। तो कहां आपको याद होगा सभा समिति राजा को सहयोग देती थी। शासन इतने ही भर के एरिया में चल रहा है। जनपद में आपको याद होगा सभा समिति के दिन लद गए, कमजोर पड़ गए। आर्य शर्मा लिखते हैं कि दिन लद गए, गए वो दिन। आपको याद होगा बुद्ध काल तक आते थे परिषद नामक संस्था आ जा रही है, सभा समिति का उल्लेख भी नहीं मिलता है। और मौर्य काल में मंत्री परिषद, इसमें बड़ी संख्या है, प्लस एक छोटा सा किचन कैबिनेट का उल्लेख मिलता है, मंत्रिणा। ठीक है, तो राजा अकेले कैसे शासन संभालेगा, उसको चाहिए सहयोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं अधिकारियों के बारे में। अब मंत्री परिषद क्या होते हैं, अलग अलग विभागों के प्रमुख हो जाते हैं। अधिकारियों के बारे में लिखें आप, लिखें कि अर्थशास्त्र में बड़ी संख्या में अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। इन्हें आमात्य या महामात्र भी कहा जाता था। ठीक, आमात्र या महामात्र भी कहा जाता था अधिकारियों के लिए वर्ड। ठीक है, वैसे तो सभी मंत्रियों के लिए भी, जितने पदाधिकारी हैं सबके लिए यूज किया गया है। आमात्य शब्द सभी अधिकारियों के लिए भी यूज किया गया है, मंत्रियों के लिए भी, बट अधिकारियों के लिए ज्यादा। ठीक, देखिए शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ भी कहा जाता था। शीर्ष अधिकारियों को, ऊपर के ऑफिसर को तीर्थ भी कहा जाता था। ठीक है, शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ भी कहा जाता था। ठीक है, अब जैसे कौटिल्य ने 18 तीर्थों का, संख्या तो याद, ये सब आपके स्टडी मटेरियल में भी लिखे हुए हैं। ठीक, नाम मुझे भी याद है, बट जैसा आपको शुरू से ध्यान होगा कि मैं तथ्य कहाँ कितना लेना नहीं लेना, कैसे पढ़िए आप, जिसमें कॉन्सेप्ट बनता जाए, कुछ इंफॉर्मेशन हो। 18 तीर्थों का उल्लेख करता है जो बड़े अधिकारी थे। ठीक है, इसमें समाहर्ता और सन्निधत्ता, एक हो गया कर निर्धारण करने वाला, और एक हो गया कोषाध्यक्ष। ठीक है, उदाहरण लिख लें आप तीर्थ में, उदाहरण ठीक है, उदाहरण लिख लिया आपने।
ठीक है। समाहर्ता जैसे एक अधिकारी हो गया, 18 में एक अधिकारी है समाहर्ता, कर निर्धारण करने वाला। ठीक। एक हो गया सन्निधता, कोषाध्यक्ष हो गया। ठीक है। और नाम हमें लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे। ठीक। अधिकारी में ही अगला पॉइंट लिखेंगे आप कि बड़ी संख्या में आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले बड़ी संख्या में आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले ठीक, नियंत्रित करने वाले अध्यक्षों का भी उल्लेख मिलता है। अध्यक्षों का भी उल्लेख मिलता है। यहां ब्रैकेट में कर देंगे आप। ठीक है, यहां ब्रैकेट में लिख देंगे आप। कई बहुत सारे अध्यक्ष, 27 अध्यक्ष कर लीजिएगा आप, है ना। कौटिल्य ने 27 अध्यक्षों का उल्लेख किया है। अध्यक्ष क्या होता था? तीर्थ के नीचे वाला अधिकारी हो गया। ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक है सीताध्यक्ष। तो सभी अध्यक्ष के नाम भी आपके नोट्स वगैरह में लिखे हुए हैं, 27 के 27, है ना। सुन रहे ना सभी लोग? अति उत्साहित मत हो जाइएगा, संयम रखिएगा। ठीक है। सीताध्यक्ष या वैसे ही मिल जाता है कोई बहुत। सीताध्यक्ष लिख लें आप, कृषि विभाग का प्रमुख। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, लिखिएगा राजकीय कृषि का प्रमुख। ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है इसके लिए, राजकीय कृषि का प्रमुख। ठीक। राज्य के द्वारा जो खेती करवाया जाता था उसका हेड हो गया ये। राज्य अपने लिए खेती भी करवाया करता था, टैक्स अलग लेता था। सीताध्यक्ष हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं। आकाराध्यक्ष, ये हो गया आपका खनन विभाग का प्रमुख, माइनिंग को देख रहा है ये। ठीक। अकाराध्यक्ष हो गया आपका। जैसे लक्षणाध्यक्ष, ये धातु की गुणवत्ता, धातु की गुणवत्ता की जांच करने वाला। ठीक है, धातु की गुणवत्ता की जांच करने वाला। अब जैसे अलग अलग है, मान लो कोई कच्चे मालों को देख रहा है तो कुप्याध्यक्ष है, चारगाहों को देख रहा है तो विविताध्यक्ष है, गणिकाओं को देख रहा है तो वो गणिकाध्यक्ष है, ऐसे करके शुल्काध्यक्ष, ऐसे करके लंबी सूची है। तो एक दो नाम ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे कुछ कुछ नई जानकारी आप लेते जाइएगा उसमें। ऐसे लिस्ट को ना पकड़ के क्रैम नहीं करना है आपको, ऐसे बहुत सारे लिस्ट हैं। 18 और 27 आप समझ लीजिए। ठीक है, कितने हो गए, है ना? 45 हो गए ना, मतलब 18 और 27, 45 अधिकारियों का नाम यहीं पढ़ते पढ़ते जो है, मतलब आप पढ़ना ही नहीं है ना, हमें याद भी रखना है। तो कॉन्सेप्ट पहले रखिए आप, जैसे तीर्थ या महामात्र या अमात्य हो गया, ऊपर वाला श्रेणी, अध्यक्ष हो गया। ठीक। अधिकारियों से संबंधित अगला पॉइंट लिखें। प्राचीन भारत में सर्वाधिक अधिकारियों का उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। सर्वाधिक अधिकारियों का उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। उल्लेख मौर्य काल में मिलता है।
ठीक है। और इन्हें नगद वेतन दिया जाता था, अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो राजा अब अकेला तो है नहीं, राजा के लिए मंत्री परिषद है, खास उसकी किचन कैबिनेट है, बड़े अधिकारियों की टीम है, छोटे अधिकारियों की टीम है, यानी एक पूरी व्यवस्था है शासन करने के लिए, सब पैसे पे, सभी को वेतन दिया जा रहा है। ठीक, सभी को वेतन दिया जा रहा है। तो ये हो गए आपके अधिकारी से संबंधित जानकारी। अब हम लोग आते हैं राजस्व। लिखें आप, लिखिए अर्थशास्त्र में बड़ी संख्या में, अर्थशास्त्र में बड़ी संख्या में करों का उल्लेख है। ठीक है, करों का उल्लेख है। इसे में लिखिए आप, राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था भू राजस्व। ठीक, राज्य की आय का सबसे महत्वपूर्ण, भू राजस्व का मतलब हो गया किसानों से उपज का हिस्सा लेना। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट आय का सोर्स क्या हो गया, भू राजस्व। भू राजस्व को क्या कहते थे उस समय, भाग कहते थे। ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, भू राजस्व के लिए शब्द आया भाग। और उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था, 1/4 से लेकर 1/6। ब्रैकेट में ये दो इंफॉर्मेशन लिख लेंगे, भाग और 1/4 से 1/6। क्लियर ना, हो गया आपका भू राजस्व, भाग 1/4। तो अब जैसे लंबी चौड़ी 20 से अधिक करों का उल्लेख है। अब पूरी सूची है, जैसे इग्नू में पूरी लिस्ट दिया हुआ है, इग्नू वाली किताब में कौन कौन तरह से किस किस तरह के कर लगते थे। अब इंपॉर्टेंट है भाग के बारे में जानना, उपज का हिस्सा। ठीक, ये एक हो गया। एक और लिख लें ऐसे में आप, एक होता था प्रणय, ये आपात कर होता था। इमरजेंसी में राज्य कोई भी कर लगा सकती है, इसको कहा जाता था प्रणय, आपात कर। ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने 27 अध्यक्ष बताए ना, वो सारे के सारे अध्यक्ष आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। तो टैक्सेशन सिस्टम पे बहुत, आपको याद होगा ना, कौटिल्य ने क्या कहा था, राजस्व की प्रणाली बहुत कुशल होनी चाहिए, पैसा है तो राज्य चलेगा। कौटिल्य के विचार लिखाए थे ना मैंने आपको, कौटिल्य के अकॉर्डिंग ही सारी बातें, मैक्सिमम बातें बता रहा हूं मैं आपको। वो सारे विचार यहां पे भी लिख सकते हैं। ठीक, प्रशासन के बारे में क्या सोचता था वो, राजा के बारे में क्या, अधिकारी के बारे में क्या है, अधिकारी का काम होता है नीतियों का क्रियान्वयन। वहां जो हमने लिखाया था उसका मकसद ये था, कौटिल्य की कौन से विचार जो आज भी बहुत प्रासंगिक, वो सारी बातें आप यहां भी लिख सकते हैं, प्रशासन में भी। ठीक, तो राजस्व में, अच्छा, जितने भी राज्यों का शासन रहा है, कहा जाता है प्राचीन काल में सबसे ज्यादा करों का उल्लेख। अब यदि वाकई इतने सारे कर होंगे तो प्रजा के पास क्या बचता होगा, लेकिन विद्रोह वगैरह के थोड़े कम ही साक्ष्य मिलते हैं, करों का बोझ ज्यादा नहीं रहा होगा। उल्लेख जरूर मिलता है, बट मे भी उतना कर ना हो या उतना दबाव ना हो। ठीक, राजस्व की बात होगी। सेना पे आ जाइए अब आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, सेना। लिखें, सेना में, सेना में अश्वारोही, रथ, पदाती, पैदल सेना, ठीक है, एवं हाथियों की जो सेना होती थी, हस्ती सेना। सेना में अश्वारोही, रथ, पदाती एवं हस्ती सेना
को कौटिल्य ने चतुरंग बल कहा है। ठीक। कौटिल्य ने कहा सेना के 4 भाग थे, उसको चतुरंग बल, अश्वारोही, रथ, पैदल और हाथियों की सेना। इसी में लिखें मेगास्थनीज सेना के 6 अंगों का उल्लेख करता है। जिसका प्रशासन 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था। जिसका प्रशासन 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था। ठीक है, 6 समितियों के द्वारा संचालित होता था। इसी में लिख लें आप कि ब्रैकेट में लिख लेंगे आप कि नौसेना एवं रसद विभाग का उल्लेख, रसद सप्लाई डिपार्टमेंट, नौसेना एवं रसद विभाग का उल्लेख मेगास्थनीज करता है। ठीक है, रसद विभाग का 4 मेगास्थनीज भी कहता है। अश्वारोही सेना थी, हाथी वाली सेना थी, रथ सेना थी, पदाती सैनिक थे, वो भी कहता है। प्लस कहता है 2 और अंग थे, नौसेना भी थी और सप्लाई विभाग भी था। सबके लिए समितियां थी। मेगास्थनीज को भारत के बारे में बहुत समझ नहीं थी, बट वो बता रहा 6 अंग थे। जितने भी सोर्स हैं एग्जैक्ट संख्या पता नहीं चलेगा संख्या कितनी थी, बट जितना बड़ा भूभाग था ना पूरे भारत में, आप देखो अफगानिस्तान तक शासन था, नीचे कर्नाटक तक शासन था। इतने बड़े भूभाग पे नियंत्रण चंद्रगुप्त से लेकर के अशोक तक में नियंत्रण दिखाई पड़ता है। बिना विशाल सेना के संभव, और सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो बड़ी संख्या में अधिकारी हैं और बड़ी संख्या में सेना है। जब इतने लोगों को आप नगद वेतन देंगे तो आपको फिर राजस्व तो लेना ही पड़ेगा, तो लोगों पे राजस्व का बोझ होगा ही होगा। तो ये सेना से संबंधित 2-4 फैक्चुअल जानकारी हो गई। विशाल सेना का उल्लेख मिलता है। सोचो ना, धनानंद की सेना से सिकंदर की सेना डर गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो उससे कहीं विशाल सेना थी मौर्यों की। ठीक है, आंकड़े वगैरह भी दिए हैं किताब में, बट नॉट प्रमाणिक नहीं है वो किसी भी किताब में, अनुमानित है वो, ऐसा हो सकता है, तो वो सब याद नहीं करना आप। सेना के बाद लिखे गुप्तचर प्रशासन। लिखें गुप्तचर विभाग के प्रमुख को महामत्स्य सर्प कहते थे। महामत्स्य सर्प। महामत्स्य सर्प कहते थे। ठीक है, गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था। देखें कौटिल्य ने, इसी में लिखे कौटिल्य ने गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा है। गूढ़ का मतलब रहस्यमयी व्यक्ति। कौटिल्य ने गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा है। ठीक है, और 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है।
एक हो गया संस्था जो एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते हैं। कौटिल्य ने दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख किया है। एक हो गया संस्था जो एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी करते हैं, और एक हो गया संचर, संचार या संचर, जो गतिशील हैं, स्थान बदल बदल कर गुप्तचरी करते हैं। ठीक। देखो, कोई भी प्रशासन की सफलता ना कभी भी कहीं भी स्पाई सिस्टम पे ना बहुत ज्यादा चलती है। जब कल आप अधिकारी बनेंगे तो आप देखेंगे आपको एक सरकारी स्पाई मिलेगा, आपको फिर कुछ पर्सनल स्पाई आप बनाएंगे। इंफॉर्मेशन का ही तो खेल है ना, मतलब कितने आप। कौटिल्य ने कहा कि आपको सफल होना है तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। और कौटिल्य ने हर तरह के गुप्तचर जो भेष बदल करके, कोई भिखारी के भेष में है, कोई व्यापारी के भेष में है, ठीक है, कोई किसी दुकान के चला रहा है, मतलब पता चला गुप्तचरी कर रहा है। जैसे आमतौर पे जितना आप देखते हैं पान और चाय की दुकान, ठीक, हर पान और चाय जहां भीड़ ज्यादा होती है वहां से नियमित पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट होती है क्या किस तरह की बात चल रही है। कुछ आकर के कोई अचानक से जो लोकल पुलिस वाले सवाल पूछेंगे, वो पता होता है कि वो क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, कोई खबर, कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई ऐसी बात, मतलब ठीक है। आमतौर पे मतलब हमने देखा है कि मतलब पुलिस, क्योंकि भाई वो एक जगह हो गया ना जहां लोग इकट्ठे होते हैं, बात करते रहते हैं। भोजनालय वगैरह में देखेंगे आप, वहां लोग इकट्ठे होते रहते हैं ना। कौटिल्य ने गुप्तचर व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को भी रेखांकित किया है। बोला शत्रु के भेद को जानने के लिए आप, ठीक है, महिलाओं का भी उल्लेख किया कि ये भी बहुत उपयोगी सिस्टम उसने माना है। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे अखबारों में या किताब आता होगा भाई, हनी ट्रैप करके एक आता होगा। कभी आप पढ़ेंगे कि भाई शत्रु देश की महिला ने किसी अधिकारी को अपने जाल में फंसाया और उससे बहुत सारे गुप्त सूचना निकलवा ली, मतलब सब ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। कभी कभी उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है हनी ट्रैप करके, एक वर्ड। कौटिल्य ने उसको खूब उल्लेख किया कि बहुत ये उपयोगी सिस्टम है गुप्तचरी में। तो गुप्तचर व्यवस्था को कौटिल्य ने बहुत हाईलाइट किया अपनी किताब में, गुप्तचर प्रणाली को। तो दो चार नाम जैसे मोहम्मद सर्फ हो गए, ये सब आ गए आपके सामने, है ना। लास्ट है न्याय व्यवस्था। अगला पॉइंट लिखें आप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, न्याय व्यवस्था के बारे में। लिखें आप कि, देखिए अर्थशास्त्र में दीवानी मामलों के लिए धर्मस्थीय, दीवानी मामलों के लिए धर्मस्थीय और फौजदारी मामलों के लिए कंटक शोधन नामक न्यायालय का उल्लेख मिलता है। ठीक, नामक न्यायालय का उल्लेख मिलता है। एक हो गया दीवानी मामलों के लिए, एक हो गया न्यायालय का उल्लेख मिल रहा है। इसी में लिखें अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग दंड का भी उल्लेख मिलता है, सजा का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, जैसे किसी को मृत्यु दंड दे दिया गया है ना, किसी को आर्थिक दंड है, ठीक है, किसी को कारावास की सजा ऐसे दी गई है, ठीक है, और किसी को कोड़े लगाने के, मतलब उस समय कोड़ा भी लगाया जाता था। बाकी हमने पीछे बता ही दिया था, अलग अलग वर्ण के लिए सजा भी अलग अलग। तो कठोर दंड था अर्थशास्त्र। हालांकि मेगास्थनीज कहता है नहीं, ऐसा नहीं था। अब मेगास्थनीज कितना ही देखा होगा भारत को, और बाहर वालों को कितनी समझ में आएगी बात, ये भी तो बात होती है। अपना है उसको तो सब पता है, कौटिल्य को तो आप, वो तो आचार्य है, सब
उस समय के सब किताबों का ज्ञाता भी है वो, ठीक है, नीति निर्माता भी है वो। बट मेगास्थनीज कहते थे नहीं, लोग अपने दरवाजों को वैसे ही खुला छोड़ देते थे, ताला नहीं लगाते थे लोग अपने अपने घरों पे, चोरी वगैरह अपराध नहीं होते थे, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता जहां इंसान हो वहां अपराध, मतलब ये तो बिहेवियर का पार्ट है, ठीक है। तो न्याय के बारे में भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। अब क्या करिए, आप एक बार जो हमने प्रशासन के बारे में लिखा है उसको पढ़ जाइए आप। प्रशासन के बारे में जो भी बातें लिखाई हैं आप उसको पढ़ जाएं आप एक बार। रीडिंग कंप्लीट ना। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला स्ट्रक्चर सिनॉप्सिस, ठीक है। जैसे प्रशासन पढ़ रहे हैं हम, तो आपको हमेशा पता होगा कि प्रशासन में केंद्रीय प्रशासन, राजा, मंत्रिपरिषद, अधिकारी, राजस्व, ठीक है, इसी में न्याय, सेना, गुप्तचर, ये सब उसके पार्ट हैं। स्ट्रक्चर हो गया आपके सामने कि भाई ये पार्ट पढ़ना होता है, मैं सबके बारे में एक दो जानकारी। अब ये जितनी भी जानकारी है ये चंद्रगुप्त पे भी लागू होता है, बिंदुसार पे भी लागू होता है। अब जैसे ऑप्शनल वगैरह में क्या होता है, जीएस में तो पॉलिटिकल हिस्ट्री पे सवाल नहीं आएगा आपसे कभी, क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। मेंस में कभी सवाल नहीं आएगा पॉलिटिकल हिस्ट्री पे। अशोक का पॉइंट थोड़ा डिफरेंट था, वो हेरिटेज पे था, लेगेसी पे था वो, वरना पॉलिटिकल हिस्ट्री हम उस तरह से नहीं पढ़ते हैं। बट कभी क्या करेगा, मेंस में अचानक से पूछेगा बिंदुसार के काल के बारे में कुछ बताएं। अब बच्चों को लगता है उसके लिए पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जितना साम्राज्य चंद्रगुप्त का था उतना बिंदुसार का था, एक वो बता दिया। जो चंद्रगुप्त का प्रशासन था वो बिंदुसार का प्रशासन था। कॉन्सेप्ट तो कभी किसी के बारे में लिख दोगे 150, 200, 250 शब्द। अब थोड़ा स्पेसिफिक आपने पढ़ा तो 2-4 लाइन उसके बारे में बता दो आप। कौटिल्य, मान लो अशोक का प्रशासन लिखना है, केंद्रीय प्रशासन, तो हमने लिख दिया। अब आपको लगे कि बहुत अच्छे नंबर आए, तो अशोक के अभिलेख हमने बताए हैं, वहां से कुछ पॉइंट्स आपको याद हो, तो जो जो काम काम का पॉइंट लगे इसमें आप धीरे धीरे। अधिकारी में जैसे अशोक ने एक धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की, 5 बार आपने अशोक अशोक कर दिया, स्ट्रक्चर पूरा बना दिया, हो गया आपके आंसर। ऑप्शनल कैसे मैनेज होता है, वहां भी मैनेजमेंट बहुत काम करता है, आपसे नहीं पूछेगा। बट ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमने क्या कहा था आपको, ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए तो उसको स्ट्रक्चर बना के पढ़िए जहां तक संभव हो, फिर दिमाग में खाका बनता है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन हमने पढ़ा, उसमें ये 6 बातें थी। राजा के बारे में क्या पढ़ा, मंत्रिपरिषद के बारे में। जब हम ऐसे सोचेंगे तो कुछ ना कुछ बातें फिर याद आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक, जहां तक संभव हो ऑब्जेक्टिव को भी हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, जहां अचानक से लंबी चौड़ी लिस्ट आपको लग रहा हो, जैसे बच्चों को लगता है, आप पीछे आपको याद होगा हमने कभी किसी बच्चे ने कहा था सर हरिवंश के बारे में,
हमने क्या कहा था आपको कि जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूं आप क्लास लेक्चर पे जाइए दोबारा। वहां हमने बखूबी समझा दिया आपको कि वंशावली की परंपरा बहुत कमजोर है, क्लैरिटी ही नहीं है, तो सवाल क्या आएंगे इस पे। मिनिमम वंशावली क्लियर है, किसके बाद कौन आए उतना तो बता दिया हमने। क्या सवाल पूछे गए अब तक? नहीं पूछे गए। क्या पूछे जा सकते हैं? तो धर्म और शासक को जोड़ के पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं तो कुछ भी किताबों को नहीं पढ़ा दे रहे हैं, वरना बिंबिसार ने 3 शादियां की, तीनों शादी लिखवा देते हैं। अंक पे एक 14 किया, चौथी बात वो भी लिखवा देते हैं। जीवक को भेजा था वहां 5वीं बात, मतलब ऐसे करके तो 10 बातें लिखवा ही देंगे बिंबिसार के बारे में। तो वहीं पे हमने समझाया। अब आप मिस कब कर जाते हैं? जब आप उसको ध्यान देना बंद या कुछ यहां वहां। क्यों? हम लोग प्लान्ड वे में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब जो कुछ भी पढ़ना तो पढ़ते जाए। हमने कहा 27 अध्यक्ष है, आपको जो केजीएस का मैटर उसमें दे दिया गया मान लो। अब 2-3 हमने बता दिए, देखो ऐसा होता था, एक सिस्टम आ गया और हमने नाम वही लिया जिसका एनसीईआरटी किताबों में उल्लेख मिलता है। ठीक, हम नाम भी पहले कौन सा पिक करते हैं जो ज्यादातर किताबों में हमें दिख रहा है। हम 27 में से तो कोई भी ले सकते हैं, हम कुप्याध्यक्ष, विविधाध्यक्ष, ठीक है, ऐसे करके हम नाम जो स्पेसिफिक किताबों में ही आपको मिलेगा, मतलब दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है ना। तो आपको उसके लिए वरीड नहीं होना। अब आपको पता है कि अच्छा ठीक है ना, 27 अध्यक्ष में हम 2-3 जानते थे, इसमें से कोई एक सवाल आ गया टेस्ट पेपर में, क्या पूछा, चलो जानकारी बढ़ा लेते हैं हम। ये मैंने बताया था आपको। किसी ने पूछ लिया तो हमने जानकारी बढ़ा ली। अब उस समय मत करिएगा, उस समय भी 27 के 27 अध्यक्ष याद कर लेते हैं अपने नोट्स से, नोट्स में दिया हुआ है। अब एकदम से बहुत प्रबल इच्छा कर गई तो 27 का नाम आप जहां पढ़ते हैं वहां टेबल पर ले जाके चिपका दीजिए। आप रोज पढ़ते रहिए, आपको लग रहा है तो। मुझसे पूछेंगे तो मैं मना करूंगा, मत पढ़िए उस तरह से, पीटी नहीं पास कर पाएंगे कभी वैसे। अभी बहुत पढ़ना है आपको, बहुत याद रखना है आपको। अभी जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना इनसे, मतलब पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और जब आपका एक लेवल आ जाता है तब लगता है कि हाँ चलो खाली बैठे हो तो चलो बाकी अध्यक्ष को भी पढ़ते हैं। अभी बहुत पढ़ना है आपको, बहुत ज्यादा पढ़ना है। ठीक, तो आप अभी उस तरह से अपना आकलन तो नहीं कर पाएंगे ना, हम लोग आकलन कर लेते हैं। तभी तो अपने रिसर्च के साथ आपको कुछ बातें बता रहे होते हैं, इसको ऐसे देखो ऐसे देखो। ये रुक के क्यों समझाया? मान लो कभी चंद्रगुप्त है, सपोज दैट, राजनीतिक इतिहास पर सवाल, चंद्रगुप्त के प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत हो गया, इतना लिख नहीं पाएंगे आप एग्जाम के अंदर। ये जो प्रशासन है मौर्यों का, ये चंद्रगुप्त का भी है, बिंदुसार का भी है, अशोक का भी है, कुणाल का भी है। हमने कौटिल्य का तो एक बहुत छोटा सा परिचय दिया था आपको उस समय क्लास के शुरू में। अब देखो ना, पूरा का पूरा प्रशासन ही कौटिल्य के आधार पर, राज व्यवस्था पे क्यों किताब पूछ देगा कि राज व्यवस्था की महत्वपूर्ण पुस्तक क्यों मानी जाती है। आप पूछोगे क्यों पूछ दिया, इसका उत्तर भी एनसीईआरटी आर्य सर में बस जैसे पढ़ रहे हैं वैसे नहीं दिखा हुआ उसमें। अब ये सोचने थिंकिंग से आता है। ठीक, तो पढ़ने के बाद जो मैं बार बार कहता हूं रिवीजन करना, चिंतन करना, क्योंकि हूबहू सवाल भी आते हैं, उसी बात को पूछने का तरीका बदल भी देता है एग्जाम के अंदर। अब आपको लगे कुछ नई बात, नई बात क्या पढ़नी है? अब कुछ नहीं पढ़नी है, हम जो जानते हैं उसको बस पूछने का तरीका बदल दिया उसने। इसीलिए जब थोड़ा संयमित नियंत्रित पढ़ते हैं हम तो सोचने का भी स्कोप रहता है। सोचने के लिए पहली शर्त है याद रखना, सारी बातों को याद है तो आप स्वतः रिलेट करेंगे, बातों को यूज करेंगे आप। अब जैसे एक आइडिया दिया, चंद्रगुप्त का भी पूछे प्रशासन तो आप यही लिखोगे। आपसे राजनीतिक इतिहास में मेंस में क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम, जब नहीं पीटी में आ सकता है? क्यों? पीटी में भारत का इतिहास पढ़ने के लिए कहा गया है, आ सकता है। इसकी जानकारी ठीक ठीक मिल रही है प्रशासन के बारे में। तो हमने क्या बात किया? केंद्रीय प्रशासन। उसके में आप देखेंगे 7 पॉइंट आपको हमेशा लेकर अपने साथ चलना है। इसी में हमने क्या कहा था? केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ प्रशासनिक विभाजन। लिखें आप जरा, प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, प्रशासनिक विभाजन में लिखेंगे आप केंद्र को
केंद्र जो था वो प्रांत में बटा हुआ था। प्रांत को चक्र भी कहते थे। चक्र भी कहते थे। 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। प्रांत के बाद मंडल का उल्लेख मिलता है। मंडल जैसे आज का आज कमिश्नरी होता है ना। कई डिस्ट्रिक्ट को मिला करके मतलब एक प्रशासन में कमिश्नरी होता है। मंडल के नीचे जिला का उल्लेख मिलता है। जिला को आहार भी कहते थे। जिला को आहार भी कहते थे। ठीक है। जिला को आहार भी कहते थे। जिला के नीचे एक हो गया स्थानीय प्रशासन की इकाई, हो गया स्थानीय। ठीक। द्रोणमुख, ये लिख के बस छोड़ देना आपको। संग्रहण, खरवाटिक, याद हो ना उससे फर्क नहीं पड़ता, बस लिख के छोड़ दीजिएगा। खरवाटिक और ग्राम। ठीक है। ये सब होता था जिला से नीचे का। जैसे 800 गांवों पे प्रशासन, 400 गांवों पे प्रशासन, 200 गांवों पे संग्रहण, 100 गांव पे खरवाटिक, और सबसे नीचे हो गया ग्राम। इसको याद मत करिएगा नीचे वाले को, बस ये नाम ऐसे छोड़ दीजिएगा लिखा हुआ कॉपी में। यहां तक थोड़ा आपको प्रांत, मंडल, जिला आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक। तो ये हो गया प्रशासनिक विभाजन। आमतौर पे क्या होता है, कभी भी केंद्र के बाद प्रांतीय शासन होता है, कभी भी काल में अक्सर प्रांत के जो प्रमुख होते हैं ना, राज परिवार के लोग होते हैं, करीबी लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। जिला, कई जिलों को मिलाकर मंडल होता था, है ना, ऐसे करके। तो ये प्रशासनिक विभाजन, तो नीचे तक इतना बढ़िया व्यवस्थित विभाजन कौटिल्य बता रहा है। ये गांव पे है 800, 400, 200, 100 प्रशासन की इकाई हो गई। यहां पे एक अधिकारी होगा, यहां पे एक अधिकारी होगा, ऐसे करके। ठीक। तो ये प्रशासनिक विभाजन हो गया। नोट करके लिख लें आप। 1-2 पॉइंट और है, लिखिए। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन का भी उल्लेख किया है। नगर प्रशासन का भी उल्लेख किया है। उल्लेख किया है। ठीक है। इसी में लिखेंगे उल्लेख किया है। मेगास्थनीज एवं कौटिल्य ने जनगणना विभाग का भी उल्लेख किया है। जनगणना विभाग का भी उल्लेख किया है। ठीक है। जनगणना, मेगास्थनीज कहता है कि भाई एक जनगणना विभाग भी काम करती थी प्रशासन में, है ना। कौटिल्य भी कहता है, तो उस समय जनगणना की जाती थी। अब किताब वगैरह में जैसे युक्त है, रज्जुक है, प्रदेशिक है, ठीक है, रज्जुगाहक, ऐसे बहुत सारे अधिकारियों का उल्लेख और भी मिल रहा है। लिस्ट लंबी है। ठीक है। लिस्ट का तो कोई अंत है नहीं। एक स्ट्रक्चर बना दिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, नीचे वाला बस ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, कभी ऐसे पढ़ के निकल गए। ऊपर जिला तक ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे गांव होता है।
हमेशा से ऐसा ही होगा, गांव सबसे नीचे के स्तर पे होगा। ठीक है, तो ऐसे करके पूरे प्रशासनिक विभाजन की आपको जानकारी मौर्य काल में मिलेगी। मौर्यकालीन प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, ठीक है, तो राजा, मंत्रिपरिषद, अधिकारी, राजस्व, सेना, गुप्तचर, न्याय, प्रांत से लेके ग्राम तक उसका क्या क्या डिवीजन था, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है। बीच में अधिकारी भी मिलेंगे आप। ठीक है, कुछ कुछ नई जानकारी किताब पढ़ेंगे तो मिलती रहेगी आपको, बट पहले स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लीजिएगा आप। तो राजनीतिक इतिहास में एक तो हमने वंशावली की बात की आपसे, दूसरा हमने प्रशासन पे बातचीत किया। किताब में मौर्यों के पतन का भी उल्लेख है, ये केवल बोलूंगा मैं आपको, इसको लिखना नहीं है आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कभी आपसे पूछ ले। इसके लिए आप आर्य शर्मा की किताब पढ़िएगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं पतन की चर्चा कैसे होती है ना। अब इसमें होता क्या है कि जो अंतिम मौर्य शासक है, मैंने नाम लिखा था, अपना ध्यान होगा, बृहद्रथ, इसका एक सेनापति है पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ का सेनापति है पुष्यमित्र शुंग। इसने क्या किया, इसकी हत्या कर दी और शुंग वंश का शासन, मगध पे किसका शासन शुरू हो गया, शुंग वंश का। तो क्या कारण था कि मौर्य वंश का अंत हो गया? तात्कालिक कारण तो हो गया भाई, उसके एक सेनापति ने हत्या कर दी उसके। तो मौर्य के उत्तराधिकारी क्यों इतने कमजोर पड़ गए, क्या कारण था मौर्यों के पतन का? ठीक, ऐसे करके ना 5-6-7 रीजन उसमें बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव में कभी में भी पूछ ले, अभी तक कभी आया नहीं है, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा आपसे सवाल। एक बताया जा रहा है कि अशोक की अहिंसा की नीति से राज्य कमजोर हुआ। बहुत प्रामाणिक नहीं है, बट हो सकता है कुछ नुकसान हुआ। अशोक की नीतियों से ब्राह्मणों को बहुत नुकसान हो रहा था, तो ब्राह्मण काफी नाराज चल रहे थे अशोक से, हो सकता है। क्योंकि अशोक मतलब मौर्यों के पतन के बाद मगध पर जो शासन शुरू हुआ, शुंग वंश आया, और इस वाले इलाके में जो शासन आया, सातवाहन आया। शुंग और सातवाहन मौर्यों के पतन के बाद जब आए थे, दोनों ब्राह्मण थे, ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। हो सकता है ब्राह्मणों में नाराजगी रही हो, ठीक है, तो अलग अलग अहिंसा के कारण हो सकता है पतन हुआ हो। ब्राह्मणों में नाराजगी रही हो तो हो सकता है असंतुष्ट हो, मौका मिला तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, मौर्य वंश को उखाड़ फेंका और नए नए वंश की स्थापना कर दी। में भी अधिकारियों का अत्याचार, इतने बड़े क्षेत्र पे शासन है, अत्याचार हो सकता है, ये भी थोड़ा रीजन रहा हो। बिंदुसार के समय अत्याचार, अशोक के समय अत्याचार का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था तो बिंदुसार ने खुद अपने बेटे अशोक को भेजा था विद्रोह के दमन के लिए। अशोक के समय भी तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। अशोक अपने अधिकारियों को बार बार कहता है प्रजा पे अत्याचार मत करो। तो वेरियस कारण हो सकते हैं। एक कारण हमेशा होता है राजवंश के पतन का, अयोग्य उत्तराधिकारी। कोई भी राजवंश है उसका एक कारण क्या होता है, अयोग्य उत्तराधिकारी। कभी कभी देखोगे किसी खानदान का नाम बहुत रहा है, बाद में लोग, अगली पीढ़ी जो है, खानदान का नाम पूरा चौपट। ठीक है, अपने आसपास गांवों में देखिएगा, राजनीति में मत देखिएगा आप, ठीक है ना। देखिए किसी बड़ा नाम रहा भाई, बड़ा दुष्ट कोई निकल गया उस परिवार में, और अब जो है पूरे खानदान का नाम, भाई तुम्हारे बताओ दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, पिता ऐसे, तुम क्या कर रहे हो, माँ ऐसी थी, तुम बताओ क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे करके। तो फिक्स होता है अयोग्य उत्तराधिकारी किसी भी राजवंश के पतन में। ठीक, एक कारण ये फिक्स होता है। बड़ा साम्राज्य है तो उसका विघटन होगा ही होगा। क्यों विघटन होगा? अब एक जगह से इतने बड़े भूभाग पे लंबे समय तक शासन, क्योंकि आज की तरह न तो परिवहन था न संचार था। दूसरा कारण भी फिक्स होता है। ठीक, जब विशाल साम्राज्य होगा तो पतन होना ही होना है। तीसरा भी फिक्स होता है, अधिकारियों की महत्वाकांक्षा। अब मैं आ रहा हूं अपने तरीके से बता रहा हूं, पहले हमने किताबी तरीके से आपको बताया किताब में क्या लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। कभी भी पूछा जाए राजवंश का पतन हो गया, ठीक हो गया, अयोग्य उत्तराधिकारी, कंफर्म। विशाल साम्राज्य है तो पतन होगा ही होगा, क्योंकि आप नियंत्रण नहीं कर सकते उसको,
कंफर्म। ठीक, अधिकारियों की महत्वाकांक्षा है होना ही होना है, कंफर्म। जो दूर बैठा रहेगा वो चाहेगा कौन, अब अपना ही राजा, राज्य हम ही शासक बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं। प्रायः बाहरी आक्रमण, इस क्षेत्र से आक्रमण भी कारण, मौर्यों जब कमजोर पड़ गए हैं, मतलब मौर्यों के शासन के अंतिम समय में इधर से इंडो ग्रीक का हमला शुरू हो गया है, हिंद यूनानी कहते हैं। अच्छा, उसी समय मध्य एशिया में बहुत हलचल हो रही थी, तो अशोक के समकालीन समानांतर चाइना में एक दीवार बनाई गई थी, ताकि मध्य एशिया वालों को जो विशाल दीवार है चाइना का, ताकि प्रवेश करने से रोका जाए। तो भारत में जितने भी राजवंश के पतन हो रहे हैं उसमें आप देखेंगे बाहरी आक्रमण की भी एक बड़ी भूमिका। तो कुछ कॉमन कारण आपको हर जगह दिखेंगे, यानी नहीं भी टिपिकल बातें याद रहे, बट फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा किताब, चैप्टर दोनों, मौर्य काल पे दोनों चैप्टर जो दिया हुआ है 3-3 4-4 पेज का, पढ़ जाइएगा आप घर पे जाकर क्लास नोट्स पढ़ने। तो जो मैंने बताया वो तो गुप्तों पे भी लागू हो जाएगा, तुर्कों के पतन पे भी लागू होगा, मुगलों के पतन पे भी लागू होगा, सबके पतन पे लागू होगा। खिलजी वंश का पतन क्यों हुआ, तुगलक वंश का पतन क्यों हुआ, मुगल वंश का पतन क्यों हुआ, जितने प्रमुख राजवंश है ना, सबके पतन पे चारों पांचों कारण जो मैं आपको बता रहा हूं लागू। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा बहुत जानते रहिएगा आप। तो हम लोगों ने दो चीजों को पढ़ लिया डिटेल में, स्रोत पढ़ लिया हम लोगों ने, और राजनीतिक इतिहास की समझ बना ली। हमने कहा तो सोसाइटी इकोनॉमी में ज्यादा कुछ है नहीं, 5-5 मिनट की जानकारी है। समाज और अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ नहीं है, सब बुद्ध काल जैसा ही है, थोड़े बहुत कुछ नई नई बातें मिलेंगे आपको, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, अभी के भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मौर्य कला पे। ठीक, लिखें आप जरा पहले, मौर्ययुगीन समाज, सोसाइटी। समाज में पहला पॉइंट लिख लें आप, फर्स्ट पॉइंट लिखें आप, ठीक है, पहला पॉइंट लिखें आप इसमें कि वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव, विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव, ठीक, वर्ण व्यवस्था, विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव, कौमा, जाति प्रथा, जाति प्रथा, कौमा, छुआछूत, कौमा लिखेंगे आप, परिवार प्रथा, कौमा, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, कौमा, संस्कार, कौमा, महिलाओं की दशा, महिलाओं की दशा इत्यादि पूर्ववर्ती काल की तरह ठीक है। जैसे आपको कभी लिखना है या समझना है, महिलाओं की दशा अच्छी नहीं थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, बाल विवाह के हमें साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो ये लगभग पहले जैसा है समाज में, जो हमने बुद्ध काल में पढ़ लिया। इसलिए हमने कहा कि हमें आगे नया कुछ, सोसाइटी देखो ना, जाति प्रथा तो आज चली आ रही है, छुआछूत तो आज भी समाज में प्रचलित है, कुछ कुछ महिलाओं की दशा वाले लक्षण उस दौर वाले आपको आज भी समाज में मिल जाएंगे। तो
ये तो हजारों साल से चल गया, तो मौर्य काल और पिछले काल में क्या अंतर? कुछ नहीं अंतर इसमें आया। तब इसमें नई बात क्या है? तो कौटिल्य समाज के बारे में हमें क्या बता रहा है? ठीक है, उससे कुछ कुछ नई नई बातें पता चलती हैं। अगला पॉइंट लिखें, कौटिल्य के विवरण से ठीक है, कौटिल्य के विवरण से समकालीन समाज समकालीन समाज के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जानकारी मिलती है, लिख लें आप, जैसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसी में लिखें आप जैसे। ठीक, इसमें लिखेंगे आप कि कौटिल्य के हिसाब से बता रहे हैं ना, शूद्र वर्ण शूद्र वर्ण कृषि, पशुपालन एवं व्यापार कृषि, पशुपालन एवं व्यापार कर सकते हैं। ठीक, ये कह रहा है कि शूद्र वर्ण के लोग भी खेती, पशुपालन और व्यापार कर सकते हैं। व्यापार की अनुमति नहीं थी, खेती की भी उतनी अनुमति नहीं थी, है ना। पिछले जो किताबों में उस तरह की अनुमति के हमें प्रमाण करते होंगे, अलग बात है, कोई ऐसा रोक नहीं सकता कि अब नहीं करते होंगे, कैसे आजीविका चलती होगी, बट किताबों से जो जानकारी मिलती है तो ये साफ साफ कह रहा है कि नहीं, इसको वार्ता कहा गया है। कृषि, पशुपालन एवं व्यापार से आजीविका का संचालन, कौटिल्य ने कहा कि वार्ता का अधिकार था उन्हें। इस शब्द यूज किया है कौटिल्य उस समय वार्ता करके, है ना। शब्द इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये जानना है कि साफ साफ कौटिल्य जैसा विचारक कह रहा है कि इनको खेती का अधिकार है, पशुपालन का अधिकार है, व्यापार का इन्हें भी अधिकार है। इसके पहले कोई भी ग्रंथ इतना खुल करके नहीं कह रहा है। एक नई बात, एग्जाम्पल में लिखें आप, शूद्रों को दास नहीं बनाया जा सकता है, कौटिल्य कह रहा है। ठीक, शूद्रों को दास नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, कौटिल्य ने, यानी आप देखोगे दास प्रथा के बारे में भी कह रहा है। दास प्रथा भी प्रचलन है पहले की तरह, दासों को खेती में लगाया जा रहा है, सब चीजें जैसे हमने बुद्ध काल बताया ना आपको, सेम चीजें यहाँ पे भी। दूसरी जानकारी हो गई, लिखें आप, महिलाओं को तलाक का अधिकार है। कौटिल्य कहता है महिलाओं को डाइवोर्स का अधिकार है। एक नई बात मौर्य काल में दिखाई पड़ रही है। ठीक, अलग अलग बताया गया है, ठीक है, कि भाई पति कहीं गया फिर लौट के ही नहीं आया, है ना, सिचुएशन बताया गया कब आप तलाक ले सकते हैं, महिलाओं को भी तलाक का अधिकार। ठीक है, एक और लिख लें आप कि गुप्तचर, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड, ज्योतिष, गुप्तचर, अंगरक्षक, ज्योतिष, गणिका इत्यादि कार्यों में महिलाओं
की भूमिका का उल्लेख करता है। भूमिका का उल्लेख करता है। लिख लिया आपने? तो सोसाइटी में हमें और कुछ नहीं जानना है, कौटिल्य क्या बता रहा है अलग से उस समय ध्यान खींचने वाली बात। अब कौटिल्य और मेगास्थनीज दोनों कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो महिलाएं महिलाएं बॉडीगार्ड से घिरे रहते थे वो। ठीक है, अब क्या इसके पीछे रीजन रहा होगा, ठीक है, भरोसा है या जो भी रीजन रहा हो, बट दोनों उल्लेख कर रहे हैं। कौटिल्य कह रहा है कि ज्योतिष मतलब भविष्य बताने में महिलाओं को खूब मतलब ये कारोबार चल रहा था उस समय। गणिका जो नृत्य गायन की भूमिका होती है उसमें महिलाओं का उल्लेख करते हैं। एक गणिकाध्यक्ष भी हुआ करते थे उस समय। नृत्य गायन के लिए पूरा एक क्षेत्र हुआ करता था, उसके लिए एक अधिकारी रेगुलेट करने के लिए होता था, गणिकाध्यक्ष। कौटिल्य उसका भी उल्लेख कर रहा है। तो महिलाओं की अलग अलग भूमिका का भी कौटिल्य गुप्तचर के तौर पे, बॉडीगार्ड के रूप में, ज्योतिष के रूप में, गणिका के तौर पे कौटिल्य मेगास्थनीज भी उल्लेख कर रहे हैं बॉडीगार्ड के रूप में। ठीक, तो सोसाइटी से संबंधित बाकी सब चीजें बुद्ध काल वाली, ये बातें कभी लिखने की नौबत नहीं आएगी, बट जानकारी रखनी है। ऐसे लिख लो आप, मौर्ययुगीन अर्थव्यवस्था। मौर्ययुगीन अर्थव्यवस्था। लिखें आप। अर्थव्यवस्था भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें मतलब बहुत कुछ विस्तार से हमें पढ़ना समझना, सब बुद्धियुगीन सारी विशेषताएं हैं। जैसे कृषि अधिशेष है तो है, दासों को लगाया जाए तो है, लोहे का बड़े पैमाने पर उपयोग तो है, धान की रोपाई की जा रही है, तो मतलब वो सब कुछ है। शिल्पों की संख्या बहुतायत में है, शिल्पों का निगम है, विशेषीकरण है, मतलब आप उसको एज इट इज प्रोड्यूस कर देंगे इसको यहाँ पे, तो सेम चीज चलता है। हाँ, कुछ कुछ फिर नई बातें या परिवर्तित बातें दिखाई पड़ती हैं। अदरवाइज बुद्ध काल की जो अर्थव्यवस्था है, अंग्रेजों के समय में भी वो अर्थव्यवस्था का सिस्टम चलता रहा है। अंग्रेजों ने तो और नीचे ही गिरा दिया था उसको। ठीक, वो उस लेवल पे सिस्टम आ गया था बुद्ध काल में। अर्थव्यवस्था में कुछ कुछ बातों को लिखते चले जाएंगे हम। पहला लिखें आप, मौर्ययुगीन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण था। मौर्ययुगीन अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण था आर्थिक गतिविधियों में राज्य का नियंत्रण। आर्थिक गतिविधियों में राज्य का नियंत्रण। नोटेड? जैसे पूछा जब मौर्य काल की खास बात क्या है, इतने सारे अध्यक्ष किस बात के लिए? अधिक से अधिक कर वसूलने के लिए। तो सबसे खास बात क्या मानी जाती है मौर्य काल में, देखोगे आप, तो राज्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियों पे अधिक से अधिक कंट्रोल करना, पूर्ववर्ती किसी भी काल की तुलना में। अगला पॉइंट लिखें आप, कृषि के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में राजकीय भूमि पर कृषि ठीक है, कृषि के क्षेत्र में राजकीय भूमि पर कृषि सीताध्यक्ष के निर्देशन में, ये हमने पीछे बताया था आपको, दोबारा लिख लीजिए आप। ठीक है, राजकीय भूमि पर कृषि एवं बड़े पैमाने पर
दासों एवं श्रमिकों को दासों एवं ठीक है, खेती में लगाए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहले से भी है, अभी उल्लेख मिल रहा था। एक नई बात क्या मिल रही है, देखो आम पब्लिक तो खेती कर ही रही है, उसमें कर दे रही है, जिसको भाग कहा जाता है। राज्य की भी अपनी भूमि है, उस पर खेती करवाई जा रही है, वो भी उससे भी राज्य को आय हो रही है। एक नई ये बात आपको जानकारी मिलेगी। ठीक, एक और लिखें आप कि राज्य के द्वारा सिंचाई के प्रोत्साहन का भी उल्लेख मिलता है। सिंचाई के प्रोत्साहन का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, देखिए जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ठीक, निर्माण कराया। लिखें अशोक ने इसका पुनरुद्धार कराया। अशोक ने इसका पुनरुद्धार कराया। ठीक, बताया जाता था, मतलब सिंचाई में और पीने में इसका उपयोग होता था, है ना। अशोक ने इस झील का पुनरुद्धार मतलब साफ सफाई करवाई। लेकिन इस बात का उल्लेख रुद्रदामा एवं स्कंदगुप्त रुद्रदामा एवं स्कंदगुप्त ये बाद के शासक हैं, दोनों के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। दोनों के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। मैं भी समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने बताया था अभिलेख, मौर्यपुर, मौर्य और मौर्यों के बाद या अशोकपुर, वहां पे हमने रुद्रदामा और संस्कृत दोनों का नाम लिया था। अभी आगे पढ़ने वाले दोनों के बारे में। तो दोनों ने अपने अपने अभिलेख में लिखा है कि मौर्य शासकों ने उस झील का निर्माण कराया था, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए। इससे पता चलता है कि राज्य रुचि लेता था, उसके लिए अलग से कर लेता था राज्य। तो ये बात कैसे पता चल रहा है, पहले रुद्रदामा के जूनागढ़ अभिलेख से, फिर बाद में स्कंदगुप्त ने अपना अभिलेख जारी किया, बोला कि हाँ इन दोनों ने अपने अपने अभिलेख में बताया ऐसा हुआ था। ठीक, एक पॉइंट और लिखें आप, लिखिए कौटिल्य ने यह उल्लेख किया है कि युद्ध के दौरान फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। युद्ध के दौरान फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मेंशन कर लिया आप लोगों ने, युद्ध के दौरान फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो अब खेती में हम कुछ नहीं बात कर रहे कौन कौन से फसल हैं, कितना
सिंपली बात जो कुछ पहले की तुलना में कुछ नई बात लग रही है, जैसे कौटिल्य तो नीति निर्माता है ना, वो बता रहे कि नहीं युद्ध जब भी करिए फसलों को नुकसान, यानी फसलों की चिंता के बारे में बता रहे, सिंचाई राज्य व्यवस्था कर रही है, राजकीय भूमि पे कृषि हो रही है ना, पीछे वाली सारी विशेषताएं चल रही हैं। और क्या हमें नई बात पता चल रही है इस दौर में कृषि के बारे में, तो ये सब जानकारी मिल रही है। समझ में आ गई बात ना। तो बुद्ध काल वाली सारी विशेषता लिखनी हो तो आप एज इट इज यहां लिख सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे करके ना एक काल से दूसरे काल में हम चेंजेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं, या कोई नई बात पता चलती है तो वो पढ़ते हैं। ठीक, शिल्प में भी नया कुछ नहीं है, बस पुराने सारे शिल्प हैं, लिख लें आप शिल्प के बारे में। ठीक है, लिखें आप कि बड़ी संख्या में शिल्पों का उल्लेख ठीक है, लेकिन आप शिल्पों के संगठन को गिल्ड कहते थे, शिल्पों के संगठन को गिल्ड या श्रेणी कहते थे। ठीक है, श्रेणी कहते थे। और शिल्पियों के न्यायालय के प्रमुख शिल्पियों के न्यायालय के प्रमुख को महाश्रेष्ठी कहते थे। शिल्पियों के न्यायालय के प्रमुख को महाश्रेष्ठी कहते थे, महाश्रेष्ठी कहते थे शिल्पियों के न्यायालय के प्रमुख को। ठीक है, मतलब एक वर्ड है, आप पूछोगे क्या विशेषीकरण था स्थानीयकरण था। जातक ग्रंथ में 18 शिल्प यहां पे भी मिलते हैं हमें, है ना। वो सारी बातें एज इट इज हैं बुद्ध काल वाली, यहां पे भी कुछ नए नए आपको शिल्पों का उल्लेख जैसे नाम मिलेगा आपको, लिखें आप इसमें, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, नाम वगैरह हैं, कभी ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है ये। जैसे एक हो गया वस्त्र था दुकूल, सूती वस्त्र हो गया। एक होता था छौम, ये हो गया रेशमी वस्त्र। एक है कौशे, ये भी है रेशमी वस्त्र। कौशे हो गया आपका रेशमी वस्त्र। एक इंटरेस्टिंग जानकारी है आर्य शर्मा की किताब में कि एरियन नामक एक यात्री है, वो कहता है मौर्य काल में सफेद जूतों का, चमड़े के जूतों का प्रचलन था। ठीक, क्या पता रहा हो, ठीक है ना, मतलब वो कह रहा है। तो ऐसे करके ना शिल्पों का उल्लेख मिल रहा है कुछ कुछ स्पेसिफिक, ये सब कौटिल्य बता रहे हैं, मतलब कपड़ों के नाम। ये सब कौन बता रहे हैं? कौटिल्य बता रहे हैं कपड़ों के नाम। तो बहुत कम संभावना कि इससे कोई सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। सब पहले वाला ही चल रहा है, इसलिए अलग से कुछ नहीं लिखना आपको इसमें। शिल्प के बाद देखिए आप व्यापार। ठीक है, व्यापार में लिखें आप आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, का प्रचलन, ठीक, बाह्य व्यापार का प्रचलन। इसे में लिखें आप आंतरिक व्यापार में उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ ठीक नामक व्यापारिक मार्ग का उल्लेख मिलता है।
उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ नामक व्यापारिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। इसका भी जिक्र हम लोग आगे भी करने वाले हैं, है ना। उत्तरापथ हो गया आपका, ये बंगाल से पाकिस्तान, जहां जीटी रोड समझ लीजिए आप, जैसे, हाँ, उत्तरापथ को जीटी रोड समझ लीजिए आप। बांग्लादेश से लेकर के ये पाकिस्तान के तक्षशिला, पुष्कलावती, पूरा उत्तर भारत के सारे प्रमुख शहर इसी मार्ग पे थे। पाकिस्तान से लेकर के हम यहां तक आ जाते, ताम्रलिप्ति, ठीक है, और कुछ कुछ जगहों का उल्लेख मिलता है, कभी सोनगांव। इसी मार्ग का निर्माण शेरशाह ने भी करवाया था, शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं। इसी पे अंग्रेजों ने जीटी रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। तो उत्तर भारत का जब कभी आप देखेंगे ना, किताब वगैरह पढ़ेंगे, उसमें मैप बना हुआ है उत्तरापथ का, तो सारे जितने 16 महाजनपद के बहुत सारे, जैसे अंग चंपा हो गया, भागलपुर हो गया आपका, पटना हो गया आपका, काशी हो गया आपका, प्रयागराज हो गया आपका, दिल्ली है, ये सब उत्तरापथ पे स्थित हैं। ठीक है, पाकिस्तान के बहुत सारे शहर तक्षशिला तक, ये सब किस पे था? उत्तरापथ पे था। एक हो गया दक्षिण की तरफ आने वाला मार्ग, उसको दक्षिणापथ। इसमें बहुत सारे रास्ते हैं, बट मथुरा से बहुत सारे मार्ग, जैसे उज्जैन, उज्जैन से फिर इधर की तरफ, इधर, मतलब अलग अलग मार्ग उज्जैन से। तो डायग्राम वगैरह बना हुआ है, डायग्राम आपसे पूछेगा नहीं, यह मार्ग नहीं बनाना आपको, लेकिन आज भी जितने रोड वगैरह जो है ना, अब अलग अलग हाईवे बन रहा है, अलग बात है, अदरवाइज इवन अंग्रेजों के समय तक मैक्सिमम सड़कें वही थी, और आज भी वो मुख्य सड़कें हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। जब ऐसे विरासत को देखोगे तो बड़ा अद्भुत लगेगा आपको कि भाई ये जितने शहर आप देख रहे हो सब उत्तर भारत में, सब उत्तरापथ पे मौर्य काल से हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो जैसे मथुरा से उज्जैन आ गया, उज्जैन से कोई मान लो नासिक आ गया, प्रतिष्ठान आ गया, ऐसे करके दिखाया जा रहा है। फिर वहां से कोई सुपारा जाएगा, कोई गुजरात का भड़ौत जाएगा, फिर कर्नाटक के किसी शहर में जाएगा, ऐसे करके व्यापारिक मार्ग का उल्लेख, दक्षिण की तरफ जाने वाला मार्ग। कौटिल्य दोनों मार्ग, लेकिन कौटिल्य कहता है कि दक्षिणापथ ज्यादा बेहतर है, सब लिखना नहीं है, बट मौर्योत्तर काल वाले में एक पूरा ट्रेड पे एक चैप्टर है, उसमें पूरा मार्ग बना के दिखाया हुआ है उसमें, आर एस शर्मा की किताब में। तो आपको जब हम उसमें आएंगे तो आप एक बार बैठ करके सब, उसमें सिल्क रूट भी इसमें दिखाया गया है, चीन के साथ व्यापार कैसे होता था, रेशम मार्ग जिसको कहते हैं। तो वो ध्यान में रखना है आपको, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। आंतरिक व्यापार में एक नई बात क्या देख रहे हैं हम? उत्तरापथ एवं दक्षिणापथ के माध्यम से व्यापार, मतलब एक शब्द आ गया नया, ठीक, इस समय कौटिल्य की किताब में। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें बाहरी व्यापार में, बाहरी व्यापार में पश्चिम एवं मध्य एशिया, पश्चिम एवं मध्य एशिया, ठीक है ना, बाहरी व्यापार में पश्चिम एवं मध्य एशिया, कौमा, बाहरी व्यापार में पश्चिम एवं मध्य एशिया, इसी में देखे लिखें आप, यूनानी राज्य, मिस्र एवं दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों के साथ, एवं दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों के साथ व्यापार के उल्लेख मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों के साथ व्यापार के उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, ये सब के साथ, जैसे मिस्र को पड़ोसी राज्य बता रहा है अपना, यूनान है, मिस्र है, तो ये सब व्यापारिक में उल्लेख मिल रहे हैं। बंदरगाह बुद्ध काल वाला ही, अगला पॉइंट लिख लें, बंदरगाह पूर्ववर्ती काल की तरह, या पूर्ववर्ती कर दीजिए केवल, बंदरगाह पूर्ववर्ती, ठीक। एक पॉइंट इसमें और ऐड करेंगे, लेकिन आप व्यापारियों के संगठन को निगम, व्यापारियों के संगठन को निगम, एक शब्द आया है,
तथा कारवां व्यापारियों के संगठन को सार्थवाह कहते थे। कारवां व्यापारियों के संगठन को सार्थवाह कहते थे। ठीक, कारवां व्यापारी संगठन, तो ऐसे कुछ टर्म आ रहे हैं, कभी पीटी में शायद काम आ जाए, आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप देखोगे व्यापार के बारे में। बाकी हमेशा ध्यान रखना है, आयात व्यापार की जब बात करें तो आयात निर्यात, भारत से कुछ चीजें फिक्स है, कपड़ों का निर्यात, अनाज का निर्यात, लोहे की वस्तुओं का निर्यात, मतलब ये सब तय है कि भारत से निर्यात, जो समुद्री शंख वगैरह होते हैं वो सब का निर्यात, मतलब ये हर दौर में भारत से निर्यात क्या होगा, तो कपड़ों का निर्यात, ठीक है, लोहे और अन्य धातुओं की वस्तुओं का निर्यात, फिक्स होता है निर्यात। आयात क्या करेंगे हम, घोड़े का आयात तो हम करेंगे ही करेंगे हम, कुछ धातु जैसे चांदी अपने यहाँ बहुत कम, न के बराबर, तो चांदी का आयात करेंगे ही करेंगे हम, टीन का आयात करेंगे, कुछ धातुओं का आयात करेंगे हम, घोड़े का आयात करेंगे हम, ठीक है। तो ये सब फिक्स होता है, एक बार कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका, शासन किसी का भी हो, निर्यात कर रहे तो हम इसी का करेंगे हम, और आयात कर रहे हैं तो हम, जो नहीं है वही आयात करेंगे हम। आज हम पेट्रोलियम चीजों आयात करते हैं ना, पेट्रोल का, हम डीजल पेट्रोल हम आयात करते हैं, कच्चा तेल जो होता है क्रूड ऑयल हमारे पास नहीं है, कम है जरूरतों के हिसाब से, जो है हमारे पास वो निर्यात करते हैं हम, बस ऐसा होता है। और कुछ नहीं जानना इसके बारे में। सिक्कों के बारे में लिख लें आप, सिक्कों के बारे में यहां लिख लें आप, आहत सिक्कों का प्रचलन, आहत सिक्कों का प्रचलन, पहले वाला ही कॉन्सेप्ट हो गया, आहत या पंचमार्क, लेख नहीं है उसके ऊपर, ठीक। ब्रैकेट में लिख लें आप, चांदी एवं तांबे के सिक्के, ठीक है, चांदी एवं तांबे के सिक्के, ठीक है। कहीं कहीं ना सोने का सिक्के का भी लिखा रहता है कि मौर्यों के समय सोने का सिक्का था, अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया, निष्क है, शतमान है, जो वर्ड मैंने लिखा था आपको वैदिक काल में, यहां पे भी मिल रहे हैं, लेकिन बाकी कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिलते हैं इस तरह के। तो हम मान के चलते हैं, अभी कंट्रोवर्सी है, और यही मान के चलते हैं कि सबका प्रचलन अभी नहीं रहा होगा। यूनानियों के पहले सिक्के हमें मिलते हैं जो बाहर वाले आए थे, सोने के सिक्के, ठीक है, ये है। इसमें लिख लें आप सिक्कों के बारे में, लिखिए आप, काकनी एवं मासक, ये तांबे के सिक्के थे, काकनी एवं मासक तांबे के सिक्के थे, और धरन और करसापण चांदी के सिक्के हो गए, ठीक। धरन और करसापन चांदी के सिक्के हो गए, ठीक है। इसी में लिख लें आप कि सिक्कों पर मयूर यानी मोर, पर्वत, अर्धचंद्र, मयूर यानी मोर, पर्वत, अर्धचंद्र, आधा चंद्रमा इत्यादि की आकृतियां बनी होती थी, इत्यादि की आकृतियां बनी होती थी, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिख लें आप, लिखें,
कि बुद्ध काल की तरह इस काल में भी शहरों का विकास जारी रहा। बुद्ध काल की तरह इस काल में भी शहरों का विकास जारी रहा। ठीक है, इसमें और कोई शहर के नाम वगैरह नहीं लिखने हैं आपको, है ना। जो हमने 10 टॉपिक लिखे थे जो हमें पढ़ना है, उसमें से 6 टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इसके बाद मौर्योत्तर काल जो अगला टॉपिक, अभी मौर्य में भी पढ़ना है हमें, कला पढ़ना है हमें भी। मौर्य कला भी हमने स्टार्ट नहीं किया, मैं बताऊंगा अभी आपको। आपको याद होगा क्लास के शुरू में हमने बताया था कि संस्कृति में हम क्या क्या पढ़ते हैं, आपको ध्यान है ना सभी को। हम कला पढ़ते हैं, इसमें धर्म है, साहित्य है, विज्ञान, तकनीक इत्यादि है, प्लस समाज अर्थव्यवस्था को भी लेते हैं इसमें हम लोग। कला में क्या क्या आता है हमने बता दिया था आपको। अब एक तरीका क्या होता है, जैसे आप हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं आर्ट एंड कल्चर, बहुत लोग यूज करते हैं क्योंकि एक ना लैंग्वेज हो जाता है बातचीत करने का। सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर कहीं नहीं, सिलेबस में कल्चर मेंशन है। बताया गया कि कल्चर एंड हेरिटेज पढ़ना है आपको। सिलेबस क्या कहता है, आपको संस्कृति और विरासत पढ़नी है। विरासत क्या होता है हमने समझा दिया आपको, संस्कृति क्या होता है हमने बता दिया आपको। संस्कृति का पार्ट है कला। अब जिस काल के बारे में जो जानकारी मिलती है हम पढ़ रहे हैं। पाषाण काल के बारे में हमने कुछ भी पढ़ा, जो भी पढ़ा हमने, मतलब वो सब संस्कृति का पार्ट है। जितनी जानकारी पढ़ी हमने, आर्कियोलॉजी की भाषा में जो कुछ हमें मिलता है वो सब कल्चर का पार्ट होता है। तो इसको हम स्टोन एज कल्चर भी कैसे, जो भी हमने पढ़ा, संस्कृति का एक चैप्टर कंप्लीट किया। हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा होगा समाज, अर्थव्यवस्था, कला और धर्म। ठीक, हड़प्पा सभ्यता में आपने अलग से देखा होगा कला के बारे में, धर्म के बारे में, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में। ये संस्कृति का पार्ट है। हमने क्या कहा था, हम टॉपिक के साथ साथ ही संस्कृति को कवर, संस्कृति वाले सेक्शन पे हम टाइम ज्यादा खर्च कर रहे हैं। क्यों, प्रारंभिक परीक्षा में भी उससे ज्यादा सवाल होते हैं और मेंस में सवाल उसी से होते हैं। हम साथ ही साथ, अभी आपने देखा होगा इस बार जैसे वैदिक काल पे सवाल कैसे पूछा, आपने देखा ना, पल्लव काल पे सवाल पूछा, पढ़ेंगे अभी आगे, चोल काल पे, सब संस्कृति का पार्ट है। वो काल वाइज सवाल पूछता है। ठीक, ताम्रपाषाण काल में कुछ था ही नहीं पढ़ना हमें, जितना था बता दिया था आपको। वैदिक काल में आपने नोटिस किया होगा हम लोगों ने वैदिक साहित्य, ठीक है, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म, आपने देखा केवल इसी से पिछले 2 साल में एक एक सवाल मेंस में आ चुका है। हमें कुछ ज्यादा चेंज थोड़ी करना पड़ता है, जो क्लास नोट्स है वही क्लास नोट्स हमें हिस्ट्री में मतलब लिखाता रहता हूं मैं अपने तरीके से, बस चीजें तो वही पढ़ानी है हमें। ऑलरेडी 2 प्रश्न से आ चुका है, संस्कृति का पार्ट है ये। बुद्ध काल में आपने देखा होगा साहित्य, ठीक है, समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म, बहुत विस्तार से हमने धर्म के बारे में पढ़ा बुद्ध काल में। मैं केवल ये बता रहा हूं कि संस्कृति के किन किन हिस्सों को हम कवर कर चुके हैं। तो ये जो क्लास आपका चल रहा है ना, ये 80% क्लास संस्कृति पे ही चल रहा है, कल्चर पे ही चल रहा है। 20% हिस्सा है ना जो राजनीतिक इतिहास पे बात करेंगे हम। 80% क्लास लेक्चर तो कल्चर को ही डिवोटेड है। ठीक, जैसे मौर्य काल में, तो मौर्य काल में कला, समाज, अर्थव्यवस्था की उतनी अहमियत नहीं है, हम कला की बात करने वाले हैं आपसे हम। तो जिस काल में जो जानकारी है, बुद्ध काल में अलग से कोई चित्रकला नहीं है, कोई स्थापत्य नहीं, तो हमें पढ़ने की जरूरत। वैदिक काल में कोई स्थापत्य नहीं था, कोई कला नहीं, हमें पढ़ने की जरूरत थी। जिस काल की जो जानकारी वो पढ़ रहे हैं उस तरह से पढ़ा जाता है इतिहास में, सवाल वैसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये जो क्लास चल रही है इसमें संस्कृति की अलग से कोई क्लास आप एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं संस्कृति बेस्ड ही क्लास ले रहा हूं।
ये क्लास आपकी इंटीग्रेटेड है, पीटी और मेंस दोनों में, और पूरी तरह से कल्चर। क्योंकि 99% जगहों पे देखोगे आप, अलग से पहले इतिहास बताएंगे, फिर वो आर्ट एंड कल्चर। ईश्वर मालिक हैं, वो बताते रहे वैसे ही जैसे वो बता रहे हैं वो, ठीक है ना। हिस्ट्री के किसी भी किताब में कल्चर उस टाइप से अलग नहीं होता। हड़प्पा में कल्चर उसके साथ ही होता है। कल्चर इतिहास का एकदम से अंतर संबंधित उसका पार्ट है, अलग से नहीं पढ़ना आपको। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने पढ़ा अभी, जैसे मान लो पाषाण काल, ठीक, हड़प्पा, करेक्ट, ताम्रपाषाण, वैदिक, एक और आइडिया दे रहा हूं, बुद्ध काल और मौर्य, ठीक है। सपोज दैट हम बात करें स्थापत्य के बारे में, क्या पाषाण काल में कोई स्थापत्य पढ़ा क्या हमने अलग से? नहीं। हड़प्पा में हमने पढ़ा, यस। ताम्रपाषाण में पढ़ा हमने? नहीं। वैदिक काल में हमने पढ़ा? नहीं। बुद्ध काल में पढ़ा? नहीं। मौर्य काल में पढ़ने जा रहे हैं अभी हम लोग, ठीक। मौर्य काल में भी हम पढ़ने जा रहे हैं स्थापत्य। क्या मौर्य काल के बाद पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। गुप्त काल में, अब सभी काल में पढ़ेंगे अब हम। जब मिला तो प्राचीन काल में स्थापत्य, पूरा उसका एक सीरीज बन जाएगा आपका। तो जब क्लास एंड होगा तो फिर एक टेबल बना देंगे स्थापत्य का, ऐसे देखने के लिए। देखो हड़प्पा में हमने क्या पढ़ा, मौर्यों में क्या पढ़ा, मौर्योत्तर में क्या पढ़ा, है ना। इसलिए क्लास नोट्स पे ठीक से काम करिएगा। आखिरी क्लास में तो मेंस के इतने सारे आइडियाज मैं आपकी तरफ थ्रो करूंगा, कितना आप संभाल पाएंगे मैं तो उम्मीद करता हूं आप संभाल लेंगे। क्योंकि अभी आप पे उतना अत्याचार कहने का मतलब जैसे ऑनलाइन वाले बच्चों पे होता रहता है, 4 घंटे की क्लास, 6 घंटे की क्लास, तो अभी आप उससे बचे हुए हैं। कम से कम 4 घंटे की क्लास मैंने कहा आपकी भी चलने वाली है। प्रबंधन के लोग शायद छुट्टियां बहुत पड़ रही हैं बीच में, इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ चलेंगी आपकी क्लासेस भी 4 घंटे की। 26 के लिए बैच है ये, तो था कि भाई आराम से बिल्ड करिए। तो आपके पास एक मौका है। क्लास नोट्स याद रखिए, जब क्लास में बहुत सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, और जब चार्ट बनाऊंगा ना प्राचीन स्थापत्य का, प्राचीन चित्रकला का, तो सारी चीजें उसके अंदर समाहित हो जाती हैं, धर्म के बारे में, साहित्य के बारे में। तो आप कितना याद रखते हैं उस पर निर्भर करेगा, ठीक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम लोग मौर्य काल में, जो लास्ट हिस्सा है हमारा, मौर्य काल में अलग से धर्म नहीं पढ़ना। जो बुद्ध काल का धर्म है वही धर्म है। हिंदू धर्म कैसा है, उत्तर वैदिक काल जैसा है। बौद्ध धर्म कैसा है, जैसा हमने बता दिया। जैन धर्म, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। हमें अलग से धर्म पढ़ने की जरूरत। अब साहित्य हमने बता ही दिया आपको मौर्य काल के बारे में। अब पढ़ने जा रहे हैं मौर्य कला। अच्छा, मौर्य कला में, मौर्य काल में देखो कि 2 चीजें आपको ज्यादा मिलेंगे। एक आपको क्या मिलेगा, स्थापत्य। अब हड़प्पा के बाद हम दूसरी बार स्थापत्य पढ़ने जा रहे हैं। और एक आपको क्या मिलेगा, मूर्ति कला। मजेदार बात क्या है कि अब तक मौर्य स्थापत्य पर एक बार भी सवाल नहीं आए हैं जब से सिलेबस चेंज हुआ 12-13 सालों में। अभी समझो कि बस अब अगला साल या उसके अगला साल अभी बाकी सब पे पूछ लिया गया। हड़प्पा पे आ गया, पल्लव काल पे आ गया, गुप्त काल पे आ गया, चोल, हर काल के स्थापत्य पे सवाल आ चुका है। एकमात्र यही काल ऐसा जिसका स्थापत्य पे सवाल अब तक मेंस में नहीं आया है। देखो गेसवर्क हम लोग करते ही नहीं, क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ के जाते हैं, तो कुछ भी पूछो तुम। पूरा पढ़ने में हम बस ये ध्यान रखते हैं कि बहुत जगह आपको हम बचा लेते हैं ताकि आपका समय बचे और आप एनर्जी सही जगह फोकस करें। अब स्थापत्य है। स्थापत्य में आप क्या क्या देखोगे आप, मौर्य काल के स्थापत्य में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहां स्तंभ के बारे में। स्तंभ का एक परिचय मैं आपको दे चुका हूं, स्तंभ अभिलेख। अब मैं कला के रूप में बताऊंगा स्तंभ कैसा था, ठीक। और हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पे स्तूप पढ़ने वाले हैं। और हम क्या पढ़ेंगे, चैत्य, चैत्य नहीं है यहां पे, सॉरी, विहार और अन्य। पहली बार हम स्तंभ, स्तूप, विहार एवं अन्य के बारे में, यहां मौर्यकालीन स्थापत्य। अब आपसे पूछेगा मौर्यकालीन स्थापत्य के बारे में बताएं, तो आपको 4 बातें लिखनी होगी। हो सकता है आपसे स्तंभ पे केवल सवाल पूछ ले, इतना इंपॉर्टेंट है ये। मूर्तिकला में क्या पढ़ने वाले हैं हम, 2 हिस्सों में बांटेंगे हम, एक राजकीय कला और एक लोक कला।
ठीक। और ये सब किसने बनाया, जितना भी ये सब है, सब राज्य के द्वारा बनवाया गया है। स्तंभ, स्तूप, विहार मौर्य शासकों ने बनवाया है। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कला के क्षेत्र में मौर्यों का योगदान बताएं, तो आपको स्थापत्य और मूर्ति कला। स्थापत्य के क्षेत्र में योगदान बताएं तो ये आपको बताना पड़ेगा। कह देगा मौर्य कला राजकीय कला का उदाहरण है, तो आप सब राजकीय कला ही है। अभी तो पढ़े नहीं, उसके पहले मैं स्ट्रक्चर बता के बता रहा हूं आपको। तो मेंस में कई तरह से सवाल इस पे आ सकते हैं, पढ़ना हमें यही है। कल हम लोग क्या करेंगे, कल वाली क्लास में हम लोग 1 by 1 इन सबको हम रीडिंग पढ़ते जाएंगे, जहां जहां डायग्राम की जरूरत है वहां डायग्राम बना देंगे, हम समझते जाएंगे उसको और हमें याद रखना है। ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आप सभी को, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी, और कल मुलाकात होगी।